नमस्कार साथियों, बिहार स्पेशल एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 6 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को देखेंगे और साथ में एपिसोड नंबर 6 के साथ में आपका बिहार स्पेशल हिस्ट्री का आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बिहार स्पेशल जियोग्राफी और बिहार स्पेशल पॉलिटी की क्लासेस आएंगी। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अगर चाहते हैं कि आज शाम को आपको टेस्ट नंबर 3 का एनालिसिस करा दिया जाए, जो टेस्ट नंबर 3 हमने आपको कराया था, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो आज शाम को आपको टेस्ट नंबर 3 का डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था इसका। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की नौबत क्यों आई थी, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जर्मनी के विरुद्ध भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, घोषणा कर दी थी 3 सितंबर 1939 को। तो भारत को कब शामिल किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो 3 सितंबर 1939 को। इसके विरोध में क्या हुआ कि जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, उनके जो मंत्रालय थे, तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने 22 अक्टूबर 1939 को सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि हम जो है ब्रिटिश भारत सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं, जिसमें बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे जो है जबरदस्ती भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। 3 सितंबर 1939 को जो शामिल किया गया, उसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस में प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस में प्रांतों ने इस्तीफा दे दिया, तब भारत के तत्कालीन वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो सिंपली आप समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को, स्पेशली कांग्रेस के सहयोग को सुरक्षित करने का प्रयास था कि भारतीय और कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, तो भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और जब कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, तो जो अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिनलिथगो का, ये फेल हो गया। और लॉर्ड लिनलिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव था, उसके फेल होने के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह की नौबत आई 1940 में। अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आया क्यों, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को आधिकारिक तौर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। बहुत बार बार आपसे पूछा जाता है, और बीपीएससी सिविल सर्विसेज में एक सवाल आया था कि आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो आंसर है पवनार, महाराष्ट्र। तो स्थान याद रखिएगा, 68वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तृतीय सत्याग्रही भी पूछा गया, तो आंसर है ब्रह्मदत्त। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही आपको ध्यान रखना है। सत्याग्रही का मतलब था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर ये सत्याग्रह कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 28 नवंबर 1940। याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। बिहार में पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार में दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। इतना महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट पर। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था, और क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की नौबत आई थी। तो ये भी सवाल आपका TRE 3 15 मार्च में पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन की सफलता, उसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता या असफलता। कांग्रेस कार्य समिति ने, CWC ने, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलते हैं, सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को वर्धा में स्वीकार किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो वर्धा में बैठक हुई, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था, और इसे हम वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। और जो 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया था, उस वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। यहाँ पर हम बात करते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कारण था अगस्त में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा,
14 जुलाई 1942 को क्या किया गया था, प्रस्ताव को पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। और भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को, और इसी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो का जो नारा था, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जब आपसे करो या मरो का पूछेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। जब आपसे भारत छोड़ो का नारा पूछा जाएगा तो यूसुफ मेहर अली ने। और भारत छोड़ो नारे को फेमस किसने किया, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना कि करो मरो जब आपसे पूछेगा तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली। और यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह पर भारत में समानांतर सरकार बनी थी, यानी कि ब्रिटिश वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी थी ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत, उसको उखाड़ फेंका गया था और भारतीयों के नेतृत्व में एक सरकार बनाई गई थी, जिसको हम समानांतर सरकार कहते हैं। जैसे बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी। बंगाल में तामलुक नामक स्थान पर समानांतर सरकार बनी थी। सतारा महाराष्ट्र में बात करें तो बनी थी, और उड़ीसा के तलचर में बनी थी। तो 4 जगह आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान पर, जिसको आज के डेट में अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, में ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तिरंगा झंडा किसने फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में, तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी, ध्यान रखिएगा, ग्रांड ओल्ड लेडी, वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन आप सभी को पता है कि ग्रांड ओल्ड मैन जब आपसे पूछेगा तो हमारे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ग्रांड ओल्ड मैन जब आपसे पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था 2 साल के लिए, और 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को रिलीज़ किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना कि महात्मा गांधी को कब रिहा किया गया था बिना शर्त के, तो 6 मई 1944 को। कहाँ रखा गया था, तो पुणे के आगा खान पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल के साथ में 9 कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के किले में लीडर्स ब्लॉक में रखा गया था। महाराष्ट्र में पड़ता है ये। तो अहमदनगर किला आपसे ऑप्शन में रहेगा, तो अहमदनगर किले में किसको रखा गया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल को। राजेंद्र प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम में गिरफ्तार किया गया था। तो कहाँ गिरफ्तार किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, सदाकत आश्रम में। कहाँ रखा गया, तो बांकीपुर जेल पटना में। तो बांकीपुर जेल आप ऑप्शन में रहेगा, तो बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जेपी नारायण जी हजारीबाग जेल से फरार होने में कामयाब रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू नामक एक स्थान था, जहां पर उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो आपसे पूछा गया कई बार कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो आंसर हो जाएगा जेपी नारायण। 12 अप्रैल 1946 को जेपी नारायण जी को रिहा किया गया था। इस दिन हम जयप्रकाश दिवस भी मनाए थे उस दिन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों के प्रमुख नेता आपको याद रखना, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, तो अरुणा आसफ अली, ध्यान रखना है, इन्होंने झंडा फहराया था, उसके बाद एक्टिव रही थी। राम मनोहर लोहिया का भूमिगत गतिविधियों में योगदान था, ये नेतृत्व कर रहे थे भूमिगत गतिविधियों में। जेपी नारायण की अगर हम बात करें, जेपी नारायण ने भी 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग से जेल से छूटने के बाद, भागने के बाद, इन्होंने भूमिगत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो, गुप्त कांग्रेस रेडियो, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, तो महिला थी उषा मेहता। उषा मेहता ने संचालित किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो आंदोलन था उसको बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती प्रदान की थी। शीर्ष नेताओं का जो भाषण होता था इसी कांग्रेस रेडियो पर प्रसारित किया जाता था, जिससे पूरा भारत सुनता था। और इस माध्यम से जो आंदोलन था उसको जिंदा रखने में, जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उषा मेहता ने अपने गुप्त कांग्रेस रेडियो के माध्यम से। तो गुप्त कांग्रेस रेडियो किसने संचालित किया था, उषा मेहता ने। इनको भी बहुत ही उत्पीड़न किया गया था, लगभग 2 से 3 साल तक जेल में रखा गया था।
11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के जिला मजिस्ट्रेट थे WG आर्चर। ये आपसे TRE 1 में सवाल पूछा गया है। पटना के सचिवालय के पास झंडा फहराने के छात्रों के जुलूस पर, तो झंडा फहराने के लिए पटना के सचिवालय पर छात्र इकट्ठा हुए थे और छात्रों के जुलूस पर इन्होंने फायरिंग करने का आदेश दिया था, जिसमें 7 छात्रों की मौत हो गई थी। मतलब 15-20 साल के बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई थी इसमें, 7 छात्रों की। और ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। 11 अगस्त 1942 को घटी थी। पटना के DM थे WG आर्चर। याद रखिएगा, TRE 1 में सवाल पूछा गया था ये PRT में। अगले पे बढ़ते हैं। तो भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था। ये भी आपसे पूछा गया TRE में। तो भागलपुर या स्थान ध्यान रखिएगा। सियाराम सिंह कहाँ से संबंधित थे? भागलपुर से, और इनके नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मुजफ्फरपुर में बात करें तो मुजफ्फरपुर में जुब्बा साहनी के नेतृत्व में, तो जुब्बा साहनी पार्क भी आप अगर जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में रहते होंगे तो जुब्बा साहनी पार्क आप जानते होंगे, तो जुब्बा साहनी के नाम पर पार्क भी है। तो मुजफ्फरपुर में जुब्बा साहनी के नेतृत्व में अगस्त 1942 में सरकारी दफ्तरों, डाकघरों, पुलिस स्टेशनों में आग लगाने एवं उन पर तिरंगा फहराने का आंदोलन चलाया था। तो ये सवाल आपसे TRE में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलनकारी के नेतृत्व में 1942 आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने का एक आंदोलन चलाया गया था सरकारी दफ्तरों पर, पुलिस स्टेशन आदि पर। तो ये क्या करते थे कि सरकारी दफ्तर, डाकघर, पुलिस स्टेशन में पहुंचते थे अपने समूह के साथ में, आंदोलनकारियों के साथ में आग लगा देते थे और उन पर अपना फिर तिरंगा फहरा देते थे। तो ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जुब्बा साहनी, जो कि थे मुजफ्फरपुर के। जुब्बा साहनी की बात करें तो अगस्त 1942 में मीनापुर में, ध्यान रखिएगा, मीनापुर पुलिस स्टेशन में, मुजफ्फरपुर में मीनापुर पुलिस स्टेशन में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और इसमें जो पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी था उसका नाम था वालर। तो वालर की मौत हो गई थी, वालर की हत्या हो गई थी, चूँकि यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी था, इस वजह से ब्रिटिश सरकार बहुत ही सख्त हो गई। जुब्बा साहनी ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और जो अपने समूह के जो लोग थे उनको बचाने की कोशिश की और 38 साल की उम्र में भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर इनको लटका दिया गया। तो जुब्बा साहनी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, नेतृत्व यही कर रहे थे और इन्होंने 38 साल की उम्र में इनको भागलपुर सेंट्रल जेल, याद रखिएगा, थे मुजफ्फरपुर में और फांसी कहाँ दी गई? भागलपुर सेंट्रल जेल में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से सफलतापूर्वक फरार होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने लगभग 10 महीने की खोजबीन के पश्चात जयप्रकाश नारायण को 18 सितंबर 1943 को पंजाब के अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया था। तो दोबारा से कब गिरफ्तार किया था JP नारायण जी को? 18 सितंबर 1943 को। उस समय वह खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो उनसे मिलने रावलपिंडी जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश नारायण को लाहौर जिले में ले जाया गया था, जो कि टार्चर चैम्बर के रूप में कुख्यात था। वहाँ 16 महीने के मानसिक और शारीरिक यातना के बाद उन्हें आगरा जेल में भेजा गया था। तो पहले लाहौर किले में रखा गया 1943 में, उसके बाद फिर उन्हें आगरा जेल में भेजा गया। तो ध्यान रखिएगा सीक्वेंस। 12 अप्रैल 1946 को, डेट याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी की व्यक्तिगत अपील पर उन्हें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल द्वारा रिहा किया गया था और इस दिन को हम जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा। और यहाँ की जो आज की क्लास है आपकी समाप्त होती है। कमेंट कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। बिहार स्पेशल हिस्ट्री आपका समाप्त होता है। अब आपको जियोग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड आपको क्लास यहाँ पर दी जाएंगी कुछ समय पश्चात। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज शाम को आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको टेस्ट नंबर 3 का एनालिसिस करा दें। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और साथ में कल से आपको जो है हम मैथ की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो मैथ्स की क्लास का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है कल आपको बता दिया जाएगा। साथ में एक टॉपिक के साथ में हम स्टार्ट भी करेंगे कल आपकी मैथ की क्लास। संडे को आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 1 दोबारा से होगा। तो जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट नंबर 1 दोबारा से देना आप दे सकते हैं अगर आपने नहीं दिया था किन्हीं कारणों से। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।